हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के नतीजे पर बात कर रहे हैं सीनियर तजिया निगार जनाब ओपी शाह साहब से। ओपी शाह साहब का कश्मीर से इस माने में ताल्लुक है कि कश्मीर में अमन और अमान के क़याम के लिए ओपी शाह मुस्तकिल कोशिश करते रहे हैं और वहाँ के लीडरों से बातचीत करते रहे हैं और उन लीडरों को हुकूमत हिंद से रब्ता कराकर जम्मू एंड कश्मीर में अमन कायम करने की कोशिश करते रहे। ओपी शाह साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पे खैर मकदम है। पहला हमारा सवाल ये है कि आज जो नतीजे जम्मू कश्मीर के जो आ रहे हैं, जब तक शायद कि अब ये तय हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला वाली जो पार्टी है वो सरकार बनाने की पोजीशन में आ चुकी है, उस पर पहला आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये जन धारणा थी। जम्मू एंड कश्मीर के लोग चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे, और सभी पोलस्टर्स का भी यही ख्याल था कि जो कोलिशन इंडिया ब्लॉक का बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सरकार बने। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है। इलेक्शन में पीडीपी ने भाग साथ में नहीं लिया, लेकिन वो भी है। सीपीएम ने तो इलेक्शन में भी साथ में थे। और एक भीम सिंह साहब की जो पार्टी है पांथर पार्टी, उनको भी एक सीट दी। अच्छा। तो जनरल इंप्रेशन ये था कि ये सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया ब्लॉक, ये जीते तो ज्यादा अच्छा होगा। और बीजेपी से इस समय वहां के लोगों की नाराजगी थी, विशेषकर कश्मीर वैली की। जम्मू के लोग भी नाराज थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि वैली में कोई भी उनके साथ नहीं आने को तैयार। मैं वैसी सवाल जा रहा था कि मैं कल तजिया निगार के बात को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जम्मू रीजन में बीजेपी बेशतर सीट जीत जाएंगी, लेकिन शायद वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। और सिकंदर बात उनकी अपनी हिकमत अमली थी बीजेपी के इंजीनियर रशीद गनी और जमात इस्लामी के जरिए वहां पे वैली में तो वोट का तकसीम हो जाएगा और वो हम इत्तेहाद करके सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। ये वाली जो उनका जो हिकमत अमली थी, मनसूबा था, वो क्यों नहीं कामयाब हो पाया बीजेपी? देखिए, वहां एक दो बातें समझ लीजिए। एक बात तो कश्मीर की कोई भी रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। सभी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि इनकी पॉलिसीज गलत है और हम इनका विरोध करते हैं। उसमें इंजीनियर साहब की पार्टी भी आ जाती है, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस आजाद लोन की भी आ जाती है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी अपनी भी आ जाती है। तो कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी जिसको कहेंगे, जिसका कुछ वहां पर मौजूद है, वो कोई भी बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं था। तो इसीलिए कुछ लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार बना लेगी उनके साथ, लेकिन अभी इनमें से कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। बल्कि पीडीपी ने तो यहां तक कहा है कि अगर हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो वहां एक था, लोगों ने ये कि साहब उसकी पॉसिबिलिटी है। बीजेपी की अभी सरकार बनाने की कोई पॉसिबिलिटी वहां नहीं है, तो लोग नाराज थे। बीजेपी इस परिस्थिति में नहीं थी कि वो सरकार बनाए। ओपी शाह साहब देखते हैं कि ये जो पीटीपी है, महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी, इस मतलब भी बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरा नहीं कर पाई। आखिर उसकी वजह क्या है? बीजेपी क्या नहीं कर पाई? अच्छे सीट नहीं ला पाई वहां पे। देखिए, पीडीपी से ने पिछली बार बीजेपी का विरोध किया था चुनाव लड़ने के टाइम में, और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो एक नाराजगी थी लोगों की। उन्हीं के लोग फिर छोड़ के और पार्टियों में चले गए। तो इसीलिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी, तो इसलिए उनका ही अधिकार ज्यादा बनता था ना। जो ये तो सत्ता भोग चुके थे, तो बीजेपी के साथ इमीडिएटली तो नई सरकार बनाई थी। तो इस समय ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि पीडीपी की बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी, जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से सीटें आए हैं उस तरह से पीडीपी की आ जाएंगी, इसकी कोई संभावना वो भी नहीं उम्मीद कर रहे थे।
लेकिन वो जो उनकी बेटी है इज्तिमा मुफ्ती, वो इस बार भी हार गई, हारने की कोशिश। आप देखिए, यंग है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, राजनीति में एकदम नई आई हैं, तो हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में। और पहली बार आपने कोशिश की है तो उसमें अगर आप हार रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात है। ये जो गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी थी, गुलाम नबी आजाद खुद थे, उस कदर जिस तरह से वो तंत्रात्मक तरीके से जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स में वापस आए थे कांग्रेस छोड़कर, अचानक गायब क्यों हो गया? फिर इनकी पार्टी भी कुछ कर नहीं पाई। असल में आखिर उनके साथ हुआ क्या? उनके साथ एकदम सीधा साधा मसला रहा, उनने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ी उसका एक्सप्लेनेशन बहुत है, लेकिन वो दे वही एक्सप्लेनेशन माना जाए। उनके साथ एक समय पर काफी कांग्रेस के लीडर्स ने उनके साथ पार्टी छोड़ी। फिर एक समय ये आ गया, ये सब सारे के सारे प्रोमिनेंट कांग्रेस के लीडर्स जिनने कांग्रेस छोड़ी थी, सब वापस फिर कांग्रेस में आ गए। तो आजाद साहब का पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था, जो वेट था, वो खत्म हो गया। कोई जमाने में वो कांग्रेस के नंबर 2 लीडर माने जाते थे, मिसेस गांधी के बाद उनका था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहे हमेशा, और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, लेकिन मिनिस्टर तो बहुत बार रहे, संसद सदस्य बहुत बार रहे। उनने जो किया तो लोगों को बुरा लगा, वहां के लोगों को, क्या ये बिट्रेयल ऑफ द ट्रस्ट, कि जिस पार्टी ने आपको इतना पहुंचाया, आप कौन थे और कहां तक पहुंचाया, उस पार्टी को आपने छोड़ दिया। तो वो कई लोग हल्के फुल्के में कहते हैं अपना बुढ़ापा खराब कर लिया उनने। आपकी मुलाकात हुई उसके बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद? हाँ, उनने एक किताब का विमोचन करा था दिल्ली में, तो मुझे भी बुलाया गया था, उसमें मैं गया था। अच्छा, अब जबकि कश्मीर सरकार बनेगी उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप, फारूक अब्दुल्ला ने बयान दे दिया है कि उमर अब्दुल्ला ही सीएम होंगे, तो सवाल मेरा ये है कि अभी तो कश्मीर को मुकम्मल स्टेट का दर्जा हासिल नहीं है, संपूर्ण स्टेट का, तो क्या दिल्ली वाला हाल वहां भी होगा जैसे दिल्ली में केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाता है? ये भारत सरकार की और मोदी जी की सरकार रही तो बहुत बड़ी भूल होगी अगर उनने स्टेटहुड को रिस्टोर इमीडिएटली नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड को लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो लिया, वो भी भूल थी। लेकिन अब अगर रिस्टोर नहीं करते, इमीडिएटली नहीं करते हैं, तो भूल होगी। दूसरी, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से जो अधिकार उनने ले लिए हैं नई सरकार से, उनको भी रिस्टोर करना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा मुल्क है और ये मुल्क विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों का, विभिन्न धर्मों को मानने वालों का है। इसमें जब तक हम फेडरल कैरेक्टर नहीं रखेंगे, सबको साथ में लेकर नहीं चलेंगे, तब तक मुल्क को एक रखना बहुत मुश्किल होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि कश्मीर को जैसे और स्टेट्स को पावर है, वही पावर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जरूर होनी चाहिए, उससे कम तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर भारत सरकार चाहती है कि इस देश में तरक्की हो, शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सबका विकास हो, सब साथ में चलें और फेडरल कैरेक्टर इस देश का मजबूत हो, जिसकी बहुत आवश्यकता है, तो जरूर है कि रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, और वो भूल कभी भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए। मैं एक और बात ऐड कर देता हूं, आपकी शायद आपका सवाल हो वही। आज जो पेपर में खबर है कि 5 बीजेपी के 5 लीडर्स को नॉमिनेट कर दिया है, उनके नाम भी दिए हैं टेलीग्राफ में, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, लेकिन
चुनाव हुआ है, अभी तो उसके रिजल्ट भी नहीं आए हैं, और आप गवर्नर साहब ने वो 5 को नॉमिनेट कर दिया है एमएलए, मतलब वो एक अच्छा कदम नहीं है। इससे टेंशन, अननेसेसरी टेंशन। देखिए, जब आपके पास चुनी हुई सरकार आएगी तो उनसे सलाह करके, जैसे हमारे बंगाल में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होती है, उसमें अगर सलाह नहीं होती है उससे कितना टेंशन बढ़ा है। तो हमेशा कांस्टेंट टेंशन बना रहे। कॉर्पोरेशन जो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के करते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि भारत सरकार को जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनके सिग्नेचर से की आवश्यकता होगी, लेकिन ये चुनी हुई सरकार से सलाह करके होना चाहिए। मेरा 2 सवाल है कि पहला सवाल ये कि आप दफा 370 हटने के बाद आप कई मरतबा कश्मीर गए हैं, पहले भी आप कश्मीर जाते रहे, इन 70 हटने के बाद कश्मीर में क्या तब्दीली है? कुछ लोग बोलते हैं कि हालात बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। एक बहुत मशहूर समाजी कारकुन है शैला रशीद, जो पहले जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ थी, इन दिनों बहुत इंटरव्यू दे रही है, वो बता रही है कि अगर 370 नहीं हटता, अगर ये लोग रहते, उमर अब्दुल्ला रहते, तो कश्मीर गाजा बन जाता। तो इस तरह का आपके किस तरह का ये मुझे 370 से गाजा का कोई रिलेशन समझ में नहीं आता है। उनने क्यों कहा है, मतलब कई इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने, हाँ, कोई उसका दिए हैं। जी देखिए, 370 में क्या था? एक संविधान था, उसका पहला क्लॉज था जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो जम्मू एंड कश्मीर का उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका पहला आर्टिकल तो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहां कहां गुंजाइश थी और इधर उधर होके नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने कई बार कहे कि साहब वहां पर बहुत विकास होगा, करप्शन मिट जाएगा, वहां पर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, और टेररिज्म, मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इन कारणों से हमने 370 को हटाया है। 370 को हटाना अच्छा इसलिए नहीं था जिस तरह से हटाई थी। वहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, इलेक्शन होने वाले थे, तो नई सरकार आते उनकी सलाह से हटाते। और प्राइम मिनिस्टर तो अपनों को कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा कम्युनिकेटर हूं, तो उनसे सलाह करते, उनको समझाते कि साहब 370 हटाने से ये फायदे हैं। आपने उनके विरोध में प्रचार किया, देश में उनको डेमोनाइज किया, तो और जो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स 4 बहुत ज्यादा किया, जितने मिलिटेंसी और टेररिज्म के एक्ट 2019 के बाद हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, इतने पहले नहीं हो रहे थे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, 2019 अगस्त में जितने कश्मीरी पंडित वहां थे, घाटी में बहुत ज्यादा नहीं थे, वो उनका नंबर बढ़ा नहीं है, उनका नंबर 1 तिहाई हो गया है। उसमें से लोग गए हैं निकल के, रेस्ट ऑफ द कंट्री से वापस नहीं आए हैं। कश्मीरी पंडित जितने थे कम हो गए, वो कम हुए हैं, वहां से निकले हैं। तो वो भी नहीं है कि साहब हमको उनको विस्थापित करने के लिए हमको दरकार थी, अगर थी तो आप वहां से, और जो है भी वो भी निकलना चाह रहे हैं। तो वो भी आपका स्टेट ऑफ करप्शन, हमारे किस स्टेट में करप्शन नहीं है? तो फिर सब में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। अगर करप्शन है, किस स्टेट में नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने तो 70,000 करोड़
अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके अगेंस्ट में चार्ज लगाया था। जी जी, उनकी पार्टी, तो फिर उनको आपने पार्टी में भी लिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर में, तो फिर करप्शन वाला वो इशू नहीं है। डेवलपमेंट बहुत विशेष कुछ नहीं हुआ, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो हुआ है। और जहां तक कही जाती है टूरिस्ट की बात, तो टूरिस्ट तो हमेशा जा रहे थे। जब झमेला होता है तभी नहीं जाते हैं टूरिस्ट। तो इसीलिए वो एक भ्रामक वो है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं उसको फिर रिपीट करता हूं, जो बहुत जरूरी है फेडरल कैरेक्टर के लिए, अगर आपको कोई चेंज करना था तो उनकी सलाह लेके करनी चाहिए थी, उनसे बातचीत होनी चाहिए थी। असेंबली, अब आपने गवर्नर से आपने साइन करवाया है कागज, तो वहां असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे। जी जी, तो इसीलिए आवश्यकता कि कभी ऐसा काम नहीं करें कि सेंटर और स्टेट के अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट हो, इसको अवॉइड करना चाहिए था। आखिरी सवाल आपसे कि बीजेपी 5 साल का वक्त दिया राष्ट्रपति लागू करने के बाद, राष्ट्रपति रूल वहां लागू करने के बाद भी, उसके बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर की तमाम सीट पर उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई। 25 सीट ऐसी थी जहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। तो क्या ये बीजेपी जो अपने आप को बोलती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां हैं हम, और दुनिया के सबसे बड़े, हम सबसे ज्यादा वर्कर मेरे पास है, वो उस एक पार्टी को एक स्टेट में उम्मीदवार न मिले, या उम्मीदवार नहीं मिले, एक पॉलिटिकल हिकमत अमली थी, मतलब मनसूबा था कुछ, क्या था वो बीजेपी का? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उससे साफ प्रकट होता है जी जी कि बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीता है, उनको और दूर किया है। उनको इस बात से दुख हुआ, और स्वाभाविक है वो दुख होना, कि हमसे सलाह किए बिना ये काम किया गया, जबकि प्रावधान है कि कंसल्टेशन होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी पहले भी परिवर्तन हुए हैं, और ऐसे अब कोई 370 की खास जो चीजें थी, जो परिवर्तन चाहते थे 1-2 मैटर की, तो उनकी तो सलाह करके उनको राजी खुशी हो जाता। उसके चीज ये उनको डेमोनाइज करना, पूरे देश में बदनाम करना, और आतंकवादी, और ये अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। सबको साथ में लेने की आवश्यकता है। उनको भी लगे, कश्मीरी को लगे मैं उतना ही पक्का हिंदुस्तानी हूं जितना यूपी में रहने वाला है, तो ये उसकी दिल से वो हिंदुस्तानी फील करे अपने को। ये तो ठीक है कि साहब 27 अक्टूबर 1947 को विलय हो गया, तो तब से हिंदुस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान की फौज वहां रहती है, हिंदुस्तान की करेंसी, एजुकेशन सिस्टम, सारा चीज है। अब जब उमर अब्दुल्ला जो सीएम बन रहे हैं, जिसे इम्कान है सीएम बनने का, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? जैसे और मुख्यमंत्रियों के सामने चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस तो उनके पास होंगे ही। दूसरा चैलेंज एक होगा कि जो इमोशनल कनेक्ट कश्मीर के लोगों का हिंदुस्तान से कराने की आवश्यकता है, उस काम को भी उमर अब्दुल्ला साहब को टैकल करना पड़ेगा। समाज का वो वर्ग जो पूरी तरह से हिंदुस्तान से इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, पॉलिटिकली तो है, हिंदुस्तान का पार्ट है, फिजिकली है, लेकिन इमोशनली नहीं है, उसको इमोशनली हिंदुस्तान के साथ रहने की आवश्यकता है, और उसके लिए डायलॉग करने की आवश्यकता है, और बराबर उनके इमोशनल फीलिंग्स के ध्यान में रखना होगा, और उनको इस तरह से एक्ट करना पड़ेगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कश्मीरी भाइयों का संबंध मधुर हो और नजदीक आए, कोई भी जो इधर उधर की बातें होती हैं वो ना रहें। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स पर अपने बहुत तफसील से बातचीत की। इंसाफ न्यूज ऑनलाइन के तमाम नाज़रीन से मेरी दरखास्त है कि अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें, और हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और भी इंटरव्यूज और हकायक पर रिपोर्ट लाते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को आप देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।